नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम गुजरात में सौराष्ट्र टूर कर रहे हैं और जूनागढ़ में हैं। आज दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं गिरनार खमन पे खमन खाकर। इस समय वैसे हम कालवा चौक के पास खड़े हैं। तो भाई साहब, हमारे को आप एक प्लेट खमन दे दीजिए। और आपके पास ये जो वाइट खमन है, इसको क्या सैंडविच खमन बोलते हैं? दोनों दो पीस दे दीजिए। खमन, सैंडविच खमन और खांडवी रेडी है। पहले खमन टेस्ट करेंगे। ओह, ये टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अलग है। आज से पहले जो मैंने गुजरात टूर के समय अहमदाबाद में खमन खाया, सूरत में खमन टेस्ट किया, और ये चीज़ एकदम फ़र्क है। वहाँ के खमन में ना इतनी ज़्यादा चटनी नहीं थी। जैसे यहाँ पर मैंने देखा, एक मीठी चटनी डाल रहे हैं, उसके बाद तीखी चटनी डाल रहे हैं जिसमें लाल मिर्च है, हरी मिर्च है। तो 2-3 किस्म की चटनी से चटनी पावरफुल होगी, और साथ में उसमें लहसुन का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। तो चटनी में लहसुन भी तेज है। तो ये टेस्ट एकदम डिफरेंट है, लेकिन मज़ेदार है। गिरनार खमन पुरानी दुकान है। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यहाँ पर आपको खमन, सैंडविच खमन, समोसा मिलेगा। ओवरऑल टेस्ट मेरे को यहाँ का पसंद आया। ख़ास तौर पे वो चटनी के कॉम्बिनेशंस है ना, उसमें तीखे और लहसुन के कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। ओवरऑल गुड टेस्ट। इससे पहले जो हमने खमन खाया वो बना बेसन से। सैंडविच खमन बना चावल के आटे से। वो मेरे को ज़्यादा स्वाद लगा था। बड़ा मज़ा आया खाने में, क्योंकि उसमें चटनी वाला जो कॉम्बिनेशन था ना, लाजवाब था। क्या बात है, मज़ा आ गया। खांडवी तो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, सॉफ्ट है, ऊपर कड़ी पत्ता का तड़का है, बेसन से बना है, लवली। खांडवी तो मेरे को यहाँ बेहद पसंद आ रही है। तो 3 में से 2 चीज़ का स्वाद मेरे को बहुत पसंद आया। खमन जो सबसे पहले मैंने खाया, और जो ये मैं खांडवी खा रहा हूँ। ऑसम टेस्ट। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद नज़दीक में ही हम श्री स्वामीनारायण टेम्पल जाएंगे, और उसके बाद हम कश्मीरी बापू के आश्रम जाएंगे। इस समय हम जूनागढ़ में श्री स्वामीनारायण मंदिर आए हैं। मैं मंदिर के अंदर जाके दर्शन करता हूँ और आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। मंदिर के अंदर जाके हमने श्री हरिकृष्ण महाराज जी के दर्शन करे, श्री राधा रमन देव जी के दर्शन करे। बहुत खूबसूरत दर्शन हुए। इस समय मैं टेम्पल प्रीमिसेस में ही थोड़ा बाहर की तरफ आ चुका हूँ। हमारे साथ इस टेम्पल के महंत जी हैं, जो हमें इस स्थान के महत्व के बारे में कुछ जानकारी देंगे। भगवान स्वामीनारायण ने जूनागढ़ का महामंदिर बनाया। उद्धवीय परंपरा अनुसार रामानुजाचार्य जी ने जो दिया हुआ परंपरा, उसके अनुसार भगवान स्वामीनारायण ने 6 मंदिर बनाए हैं। उसमें से जूनागढ़ का महामंदिर, उसी में भगवान की प्रतिष्ठित किया हुआ राधा रमन देव हरिकृष्ण महाराज, रणछोड़ त्रिकमराय और सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर महादेव राजाधिराज स्वरूप में विराजमान है, और भगवान स्वामीनारायण ने प्रतिष्ठित किया। उसके बाद उसको बोला है कि आपके श्रद्धा से आपको दर्शन करने आएंगे जो लोग, उसकी श्रद्धा के अनुसार जिसका जो संकल्प हो उसको आपको पूर्ण करने का है। ऐसे घनश्याम जी महाराज भी यहाँ मंदिर में विराजमान है, और महापूजा भी यहाँ की ऐसी प्रतापी है। और गोपालानंद स्वामी जैसे सालंगपुर में हनुमान जी महाराज है, ऐसे यहाँ महापूजा है। और गुणातीतानंद स्वामी ने भी 40 वर्ष तक रहे
और मंदिर का पूर्ण श्रद्धा से जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं उसकी सब मनोकामना भगवान राधारमण देव और सिद्धेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। ऐसे महामंदिर है इस। जय स्वामीनारायण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कश्मीरी बापू आश्रम जाने के लिए इस समय हम भवनाथ तलेटी पहुंच चुके हैं। कल रात में जब हम आए थे भवनाथ मंदिर तो आपको हमने रात के समय दर्शन करवाए। इस समय आप यहाँ डे टाइम व्यू देख लीजिए। भवनाथ टेम्पल यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत प्राचीन है। इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा करी थी। इसी स्थान पे जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा के साथ ही एक और प्राचीन अखाड़ा है जिसको अग्नि अखाड़ा भी बोलते हैं। आप यहीं से गिरनार पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। रोपवे यहीं से जाती है। तो यहाँ आने का पर्पस ये है कि यहाँ रहने की ना एक सुविधा है, वो मैं देखना चाहता था। इस जगह पर जहाँ पर अभी हम हैं इसको नरसिंह मेहता धाम बोलते हैं। तो अंदर चल के मैं किसी स्टाफ से बात करता हूँ और बोलता हूँ हमें यहाँ की रहने की सुविधा के बारे में बताएं। तो रूम्स ऊपर की तरफ है? ऊपर है, नीचे भी है, लिफ्ट की सगवड़ है। अच्छा, लिफ्ट भी है? लिफ्ट भी है। इन्होंने बताया ये जो रूम आप देख रहे हैं ना, इसका चार्ज 800 रुपये है नॉन एसी और एसी में 1100 रुपये। और बुकिंग कराने का आपने बताया प्रोसेस है कि फ़ोन पे बुकिंग करवा सकते हैं और बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। अच्छा रूम है, वेरी गुड। इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर्स लिख कर दिए हैं। यहाँ पर रहने के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क करके बुकिंग करवा सकते हैं और अमाउंट इंटरनेट बैंकिंग से भेज सकते हैं। आपको मैं नरसिंह मेहता जी के भी दर्शन करवा देता हूँ। सामने आप देख लीजिए, लगभग 600 वर्ष पुरानी बात होगी। ऐसा हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पर आके सुना कि नरसिंह मेहता जी केदार राग गाते थे और भगवान कृष्ण उनको दर्शन देने आते थे। तो जब भी उनको कोई पॉइंट होता, दुख होता था या उनको चाहते थे कि कृष्ण भगवान उनको दर्शन दे, तो केदार राग से वो दर्शन देते थे। ये वही समय है जब मीराबाई भी भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। अब हम यहाँ से चल रहे हैं कश्मीरी बापू आश्रम जाने के लिए। धन्यवाद। ये आपका पेपर है। नरसिंह मेहता धाम से हम लगभग आधा किलोमीटर आगे की ओर आए। अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख के हमें फीलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है कि हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी कर दी है क्योंकि इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी, हमको पैदल जाना होगा। यहाँ से हम 2 किलोमीटर जंगल के रास्ते से जाएंगे कश्मीरी बापू आश्रम की ओर। बाकी आपको रास्ते में जगह दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। हम जंगल के रास्ते से 20 मिनट का सफ़र करके दातारेश्वर महादेव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये स्थान है जहां पर कश्मीरी बापू का आश्रम भी है। चलिए जूते उतारते हैं और अंदर को चलते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, हम कश्मीरी बापू के आश्रम आए। अभी हमें यहाँ पर आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। हमने यहाँ पर क्या क्या महसूस किया, हमारे क्या क्या अनुभव रहे, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ किशोर भाई के साथ, जो यहाँ के सेवादार हैं। किशोर भाई से भी हम कुछ जानेंगे कश्मीरी बापू के बारे में। उससे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ जब हम आए तो हमने सबसे पहले कश्मीरी बापू के दर्शन करे। दर्शन करने के दौरान हमने उनसे अनुमति मांगी कि क्या हम इस स्थान के वीडियो बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा वीडियो मत बनाइए, साथ में जो माता जी हैं उनका वीडियो मत बनाइए, लेकिन वैसे आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ का वीडियो की हमें परमिशन मिली।
फिर मैंने काश्मीरी बापू जी से बोला कि आपसे मैं 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। उन्होंने हमसे कम से कम 15 से 20 मिनट बात करी और मैंने उनसे जाना कि आप यहाँ पर कब आए, तो उन्होंने बताया 55 साल पहले यहाँ पर आए थे। तब तो ये स्थान पूरा जंगल था, अभी भी जंगल ही है, तो यहाँ जंगल था, तो उन्होंने यहाँ अपनी कुटिया बनाई और यहाँ तप किया, तपस्या किया, जो आज भी वो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप मूल निवासी कहाँ के हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जम्मू से आगे कश्मीर साइड के निवासी हैं। तो हरिद्वार गए, हरिद्वार से असम गए और जगह जगह धाम यात्रा करते करते यहाँ पर आए और अब यहाँ पर हम बस चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी यात्री आता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि भोजन प्रसाद वो ज़रूर करें। तो भोजन प्रसाद सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक यहाँ पर चलता है, क्योंकि जंगल एरिया है तो 6-6:30 के बाद कोई आता नहीं है, लेकिन जो यात्री आते हैं भोजन प्रसाद करके ही यहाँ से जाते हैं। जहाँ पर अभी हमें ये पूरा क्षेत्र तो जंगल है। हाँ जी। तो यहाँ पर शेर, चीता या और जंगली जानवर भी होंगे? हाँ है, शेर भी है, चीता भी है और बंदर भी है। और हम कभी कभी आते हैं, हम रोजाना आते हैं तो हमको भी मिलते हैं और उसको परेशान हम तंग नहीं करते, तो कुछ नहीं करता, ऐसे ही चला जाता है। थोड़ा संभल के, संभल के रहना बहुत जरूरी है। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया और हमें काश्मीरी बापू आश्रम के बारे में बताया, स्थान के बारे में डिटेल में जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद। आश्रम से चलते चलते हम गाड़ी के पास तक पहुंच चुके हैं। आप यकीन मानिए 20-25 मिनट हमें हो गए हैं इस जगह पर खड़े हुए। तो मैं पिछले 15-20 मिनट 25 मिनट से क्या कर रहा हूँ, एक जगह रुकता हूँ, सीन देखता हूँ लेफ्ट साइड का, कभी राइट साइड का, कभी घूम के देखता हूँ। इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इस जगह इतनी शांति है कि कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, हल्की हल्की सिर्फ पक्षियों की आवाज़। तो आज के दिन का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना यहाँ आने का, ये मन को छू जाने वाला एक्सपीरियंस है। तो सुबह सोचो आप 11-11:15 बजे हम यहाँ पर आए थे और इस समय 3 बजे के ऊपर का टाइम हो चुका है। तो हमने अच्छा खासा समय यहाँ पे बिताया और बहुत एंजॉय भी किया। चलिए अब हम गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर आगे चलते हैं ऊपरकोट की ओर। वैसे हमारे पास जानकारी है कि ऊपरकोट इस समय क्लोज्ड है, कोविड के बाद वो रीओपन नहीं हुआ और अभी वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी चलकर फाइंड आउट करेंगे। अभी हम ऊपरकोट फोर्ट घूमने आए। यहाँ पर आके हमने देखा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे साथ इस समय गाइड अश्विन भाई हैं, शैलेश भाई हैं। आप हमें इस फोर्ट की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे दीजिए। साथ में ये बताइए अगर हम अंदर घूमने गए होते तो हमें क्या क्या देखने को मिलता। ये जूनागढ़ फोर्ट लोक कथा और दंत कथाओं के मुताबिक उग्रसेन महाराज ने शुरू किया था। जूनागढ़ उग्रसेन महाराज ने शुरू किया, कृष्ण भगवान के नाना जी ने, और 8th सेंचुरी तक मौर्य वंश शासन जूनागढ़ में रहा। 8th सेंचुरी में मौर्य वंश शासन के ऊपर भावनगर डिस्ट्रिक्ट चुड़ासमा फैमिली ने उनके ऊपर आक्रमण करके टेक ओवर कर लिया। तो चुड़ासमा फैमिली इस फोर्ट के अंदर शासन शुरू हुआ। चुड़ासमा फैमिली ने 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक इस फोर्ट में शासन किया, तो उनका ये हेड क्वार्टर था। 15th सेंचुरी के बाद मुगल गवर्नर दिल्ली जूनागढ़ के ऊपर आक्रमण किया, अहमदाबाद गवर्नर ने, मोहम्मद जाफर ने, और जूनागढ़ फोर्ट टेक ओवर कर लिया। तो 15th सेंचुरी से 47 तक मुस्लिम पावर रहा। तो मुस्लिम पावर, चुड़ासमा फैमिली राजपूत पावर और मौर्य वंश पावर, तीनों का संगम जूनागढ़ फोर्ट के अंदर है। ये तीनों ने बहुत सारा जूनागढ़ ऊपरकोट फोर्ट डेवलप किया। तो इनके अंदर अगर आप विजिट करते तो इनके अंदर टैंक है, बहुत बड़ी बड़ी महल है, राजपूतों का बहुत सुंदर भव्य महल है, बुद्धिस्ट गुफा है, मौर्य वंश की गुफाएं है, अड़ी कड़ी बावड़ी है, नवघन कुआं है, अनाज बनने के गोडाउन है, वाटर टैंक है, नीलम मानक तोप, और ये धक्काबारी। उस जमाने में कहा जाता है धक्काबारी अगर कोई क्राइम करता तो ऊपर चढ़ा के बारी से धक्का मारकर फेंक देते, तो क्राइम 0 होता था, क्राइम ही नहीं होता था। तो इतना भव्य आपको किला, यही से हम समझा रहे हैं, क्योंकि आप अंदर देखने जा नहीं पाए। अगर इस किले को पूरी डिटेल में हिस्ट्री के साथ देखना हो, सभी पॉइंट देखना हो, तो 4 से 5 घंटे इस किला को देखने के लिए लग सकते हैं, अगर देखना है तो। बहुत अच्छे ढंग से आपने हमें ये किले के बाहर खड़े होकर हमें समझाया। तो सही मायने में
अब जब अगली बार जब हम जूनागढ़ आएंगे हाँ तो पूरा किला पूरा दिन लगा के घूमेंगे, ऐसा हमारी इच्छा हुई है। अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी हम खापरा कोडिया केव्स आए हैं। यहाँ पर आके मैंने समझा ये 3rd सेंचुरी के केव्स हैं। सोचिए कितने साल पुरानी बात है जब यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे, प्रेयर मेडिटेशन किया करते थे। केव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 ऑब्जर्वेशंस पता लगेंगी। एक तो ये पूरा जो पहाड़ है ना, एक सिंगल बड़ी रॉक है जिसको काट के ये केव्स बनाए गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर सामने पिलर्स हैं। इन सारे पिलर्स को अगर गिन लेंगे तो टोटल 118 पिलर्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने आपको बाहर खड़े होकर बता दी। अब एक बार अंदर चलते हैं और आपको ये केव नज़दीक से दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। जैसे ही हम केव के अंदर आए ना, केव के अंदर आने के बाद ये जो हमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ना उस ज़माने में पानी स्टोर हुआ करता था। अब यहाँ पर ऊपर से पानी गिरेगा, यहाँ पर स्टोर होगा और ये जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, मुझे बाहर से ही पता चला था अंदर एक बड़ा चैम्बर भी है, तो चलिए हम बड़े चैम्बर की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए 4 बड़े बड़े चैम्बर्स हैं। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। इसका मतलब बारिश का पानी ऊपर से आएगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे तक जा सकते हैं जब मतलब पानी कम हो जाएगा तो। और ये चारों चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो पानी एक ही लेवल पे हर तरफ रहता था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना 118 पिलर्स हैं, उसमें से 80 पिलर तो पुराने हैं। पुराने का मतलब है 3rd सेंचुरी की बात हो रही है। केव जबकि हम समझ रहे हैं तब से केव्स हैं। बाकी सपोर्ट के लिए बाकी के 38 पिलर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर को अच्छे से सपोर्ट दी जा सके। तो अब मेरा हाथ जो है ये बाद में पिलर बना है, और पुराने पिलर की पहचान ये है, वहाँ पर आपको पाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट पढ़ने को मिलेगी। तो उसको पढ़कर फिर ASI जजमेंट करती है कि क्या लिखा गया है, ये कौन से पीरियड की बात हो रही है। तो ये हो गया राइट साइड वाला नया पिलर और ये हो गया आपका पुराना पिलर। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपको आके दी। इससे जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बाहर की ओर चल के। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ इस स्थान को सभा खंड बोलते हैं। यहाँ पर जो आप 3 सेक्शंस देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेन मॉन्क्स होते थे, सीनियर मॉन्क्स, वो बैठा करते थे और उनके डिसाइपल्स आगे बैठा करते थे ऐसे फेसिंग। तो उपदेश देते थे, लेसन्स देते थे धर्म के बारे में। और जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो मॉन्क्स जगह जगह ट्रैवल करते थे, वो भी इसी स्थान पे बैठा करते थे। तो इस स्थान का नाम है सभाखंड। इन केव्स के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बुद्धिस्ट केव्स तो हैं ही ये, लेकिन बाहर आप बोर्ड में देखेंगे नाम है खापरा कोडिया। ये नाम इस वजह से है क्योंकि जब बुद्धिज्म थोड़ा सा कम हो गया, ये केव्स एक तरह से समझ लीजिए खाली हो गए। उन दिनों में 2 चोर थे, एक का नाम था खापरा, दूसरा का नाम था कोडिया। तो दोनों बड़े ना बुद्धिमान चोर थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। और हमें किसी ने ये तक बताया कि वो ऐसे चोर थे कि वो जिसकी चोरी करने जाते थे पहले ही बता देते थे कि मैं इस महीने की इस तारीख को तुम्हारे पास आके चोरी करूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं चुरा के ले गया। मतलब ऐसा हमने सुना। तो वो चोरी करके जो अपना सामान इकट्ठा करते थे वो यहाँ पे ले आते थे। तो वो इकट्ठा करते थे, तो इस जगह क्योंकि ये केव्स थी तो उसका फ़ायदा उठा लेते थे। तो ये हमें किसी लोकल ने जानकारी दी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। ओवरऑल ये समझ लीजिए जब आप जूनागढ़ आएंगे तो यहाँ पर आप कुछ समय निकाल कर आइए, टिकट लेकर आप अंदर आ सकते हैं और अच्छी जगह है। यहाँ पर आकर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। पाँच मिनट का सफर करके इस समय हम नरसिंह मेहता नो चोरो पहुंच चुके हैं। अंदर मैं आ चुका हूं, शाम का समय है। इस स्थान के महत्व के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जिस जगह अभी मैं खड़ा हूं, आप जानिए ये स्थान ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर श्री नरसिंह मेहता जी रहे, उनका ये निवास स्थान था। बाहर का जो बरांडा आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां पर
श्री नरसिंह मेहता जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के रास को खुद देखा। आप सोचिए कितने बड़े भगवान कृष्ण के वो भक्त रहे होंगे जिनको श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ रास दिखाया। श्री नरसिंह मेहता जी ने पोएम लिखी जिसको गांधी जी फॉलो भी करते थे और गाते भी थे। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। अब हम यहां से अंदर की ओर चलते हैं। अंदर की तरफ आके हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे। यहाँ पर जो आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर आके मैंने जाना, नरसिंह मेहता जी को भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आए और कहा कि सोमनाथ जी के पास जो समुद्र है वहाँ से आप मेरी मूर्ति लेकर आइए और उसकी पूजा करिए। ये वही मूर्ति है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। साथ ही में आप श्री नरसिंह मेहता जी की भी यहाँ पर मूर्ति देख रहे हैं जो लगभग 550 वर्ष पुरानी है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहां पर आप श्री नरसिंह मेहता जी के दर्शन कर सकते हैं। जब आप इस हॉल में आएंगे तो आप नोटिस करेंगे इन्होंने दीवार पे ना चित्र प्रदर्शन किया हुआ है और उस चित्र के नीचे राइटिंग है समझाने के लिए कि ये इंफॉर्मेशन किस बारे में है। तो अगर हम शुरू से ही शुरू करें तो आप यहां पे नोटिस करेंगे लिखा हुआ है कि श्री नरसिंह मेहता कुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। उसके बाद फिर आगे चलकर डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी। फिर भगवान शिव उनको वैकुंठ लेकर गए, वहां पर उन्होंने भगवान कृष्ण की रास लीला उनको दिखाई। फिर वो वापस धरती पे आए। ऐसा करके अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ उनके जीवन के बारे में जानने का मौका लगेगा। यहाँ आके ना वाकई बहुत अच्छा भी लगा और हमने ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1 से सवा घंटा यहाँ पे बिताया और श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन के बारे में बहुत डिटेल में जाना। तो आप जब जूनागढ़ आएंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। टेम्पल तो सुबह जल्दी खुल जाता है, लेकिन जिस जगह भी हम खड़े हैं जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये जगह सुबह 8 बजे ओपन होती है और शाम को आप 7 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं। हम नज़दीक में ही डिनर करने के लिए गीता लॉज जा रहे थे तो रास्ते में हमने रेलवे स्टेशन की लाइटिंग देखी, गाड़ी रोक ली है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। ऊपर बड़ा सा घड़ियाल है, लाइटिंग एकदम ऑसम है। कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो 5 या 10 मिनट रुककर तो आपका मन करेगा सिर्फ इस लाइटिंग को देखो और अप्रिशिएट करो। लेफ्ट हैंड साइड पे बहाउद्दीन बिल्डिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ शब्द, कुछ अल्फ़ाबेट पेड़ के पीछे छिप रहे हैं। बहाउद्दीन जो यहाँ के नवाब थे ना, उनका साला था, तो इसका मतलब कुछ ऐसा कि निकाला जा सकता है कि ये बिल्डिंग बहाउद्दीन के नाम से है। सामने आप देख सकते हैं इस गेट का नाम है सरदार पटेल द्वार। चलिए अब डिनर को चलते हैं। रेलवे स्टेशन से 100 मीटर के डिस्टेंस पे गीता लॉज है। यहाँ पर आज हम डिनर में गुजराती थाली खाने आए हैं। छाछ और पापड़ आ चुका है। ये रेस्टोरेंट पॉपुलर, हमें काफ़ी लोगों ने बोला था आप डिनर यहाँ पे करिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम डिनर कर रहे हैं ना, इस थाली की कॉस्ट है 140 रुपीज़ पर पर्सन। और मैंने अलग से श्रीखंड लिया है, ये सेपरेट है, 35 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। जनरली मैं कहीं पे भी गुजराती फूड खाता हूँ ना, एक चीज़ मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि जो चपाती होती है ना, ये बहुत पतली बनती है। तो कभी कभी खाते खाते ना आपको पता भी नहीं लगता कब आपने 6-7 चपाती खा ली और पता भी नहीं चला। सही है। टेस्ट में सादगी है, मीठा गोज विदाउट सेइंग, मीठा है। मेरे को याद आ गया आज से 2 साल पहले जब हम गुजरात आए थे और हम अहमदाबाद और सूरत गए थे,
तब मुझे दाल में मीठे की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि जब मैं वापस अपने घर गया तो मेरे को अपने घर की दाल अजीब लगने लगी। आदत मेरे को वैसी हो गई थी। और कुल मिला के फूड यहाँ मेरे को सिंपल लग रहा है। सही है, वेरी गुड प्रिपरेशन। सेव टमाटर खाएंगे हम भाकड़ी के साथ। ये ऐसा थोड़ा ऐसे रहता है, थोड़ा हार्ड। गेहूं के आटे से ही ये तैयार किया गया है। क्या बात है। गुजरात में टूर कर रहा हूँ। खाने में जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा स्वाद लग रही है ना हर जगह, वो है गुजराती कड़ी। इसके स्वाद का तो मैं सही मायने में फ़ैन हो गया हूँ, मज़ा आने लगा है। फूड मैंने फिनिश कर लिया है। मैं श्रीखंड खाने ही वाला था, तो आप मुझे थोड़ी खिचड़ी दीजिएगा, थोड़ा कम। वाह, वाकई दम है, मज़ा आ गया। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि अगर आपको खिचड़ी का वाकई में आनंद उठाना है तो साथ में कड़ी के साथ कॉम्बिनेशन है, तो मुझे आप थोड़ी सी कड़ी दीजिएगा। हाँ बस, थैंक्स। अच्छा, जितना कुछ हमने खाया है ना, खिचड़ी का कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कड़ी के साथ है। इतना तो मैं यहाँ पर आके समझ ही गया हूँ। टू गुड। पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल करते करते मैंने देखा, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको श्रीखंड ज़रूर मिलेगा। अत्युत्तम। कुछ लोग श्रीखंड बनाने के लिए फ्रूट्स डालते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं। यहाँ पर इलायची का मधुर मधुर स्वाद आ रहा है। सर्व्ड कोल्ड, ठंडा है, वेरी गुड। हमारा यहाँ पे आना और डिनर करना वेरी गुड एक्सपीरियंस। टेस्टी फूड, होमली फूड। श्रीखंड फिनिश करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं और आपको कुछ देर में मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। गीता लॉज पे हमने डिनर किया। थोड़ा मैं वॉक करते करते आगे आ रहा था रेलवे स्टेशन की ओर, तो यहाँ पर ना जनता लॉज है। यहाँ पर भी गुजराती थाली मिलती है, मेरे को ऐसा बाहर खड़े होकर दिखाई दे रहा है। अंदर चल के एक बार फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको बाय बाय करेंगे। रेस्टोरेंट के अंदर आके हमने इनसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर जो गुजराती थाली का प्राइस है वो 100 रुपीज़ है पर पर्सन। तो हम तो ऐसा वॉक करते करते एक्सप्लोर कर रहे थे, तो देखने के लिए आ गए। रेलवे स्टेशन यहाँ से हार्डली 50 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो इधर ही रेस्टोरेंट में मैं देख रहा था, एक बड़ा सा इन्होंने फ़ोटो लगा रखा है कि हमारा ये रेस्टोरेंट 50 साल पुराना है। चलिए आपको मैं 5-10 मिनट में ज्वाइन करता हूँ और आपसे जूनागढ़ के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जहाँ पे हमने डिनर किया उससे कुछ ही दूरी पर मैं शांत सी जगह पे आके खड़ा हुआ हूँ। आपको बाय बाय करने से पहले बताना चाहता हूँ जूनागढ़ की हिस्ट्री के बारे में। 1947 15 अगस्त को जब ये देश आज़ाद हुआ तो इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर राजा राज किया करते थे। वो राजाओं ने डिसाइड किया या वो डिसाइड कर रहे थे कि हमें हिंदुस्तान का पार्ट बनना है नहीं बनना, ये कश्मकश उन प्रिंसली स्टेट्स में चल रहा था। उनमें से एक स्टेट था जूनागढ़। तो जूनागढ़ में जो नवाब रूल करते थे उन्होंने आज़ादी के समय डिसाइड किया कि मैं हिंदुस्तान का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं पार्ट बनूंगा पाकिस्तान का। अब ये सुनकर आज हमें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। नवाब ने डिसाइड किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा, जिसकी ना कोई जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, ना यहाँ की जनता चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ें, लेकिन उसके बावजूद नवाब चाहते थे कि हम जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ लें। अब इस बात को
सॉल्व करने के लिए आरजी हुकूमत करके एक आर्मी बनाई गई, जिसको लीड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। वो यहाँ पर आए, उन्होंने जनता से बात करी, नवाब से बात करी, लेकिन नवाब तो चाहते थे हम पाकिस्तान से जुड़े, तो जनता के हाथ उन्होंने ये फैसला एक तरह से छोड़ दिया और जनता को पूछा आप क्या चाहते हो। तो अब यहाँ पर तो जनता तो यही चाहती थी कि हम हिंदुस्तान का ही पार्ट बने, लेकिन नवाब अकेले ये चाहते थे। तो उसके बाद जूनागढ़ को, जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से, जूनागढ़ को एक तरह से आर्मी ने घेर लिया और इस जगह को हिंदुस्तान का पार्ट बनवाया गया। और ये डेट जो थी ये 9 नवंबर थी। तो आप ऐसा समझिए कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जूनागढ़ को जो आज़ादी मिली वो 9 नवंबर को मिली, यानी उसके कुछ दिन के बाद। तो ये इस जगह की आज़ादी है। और नवाब का क्या हुआ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। नवाब जो थे वो पाकिस्तान चले गए, अब उनकी जो फर्दर जनरेशन है वो पाकिस्तान में ही रहती है, ऐसा हमको जानकारी है। तो मुझे लगा कि आपको बाय बाय करने से पहले ये बात मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो। अब आपको बाय बाय कर देते हैं और आगे का हमारा प्लान, एक दो ऑप्शंस मैं सोच रहा हूं कि टूर कैसे प्लान किया जाए, क्योंकि आने वाली जो जर्नी है वो हमारी थोड़ी सी लंबी है। तो उसके ऊपर मैं आज रात को चर्चा करूंगा, प्लान करूंगा, लेकिन आपको मोटा मोटा तौर पे बताता हूँ। आगे चलकर हम गिर फॉरेस्ट भी जाने वाले हैं, सोमनाथ जी भी जाने वाले हैं और माधवपुर करके सी बीच आता है, जहाँ के सीनिक व्यूज़ की तो मेरे को कितने लोगों ने बोला है कि आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। तो वहाँ से होते हुए हम कोस्टल रीजन से होते होते हम द्वारकाधीश पहुँचेंगे। तो ऐसा हमारा प्लान है और जर्नी जब हमारी ख़त्म हो रही होगी तो राजकोट पे हम एंड करेंगे। वैसे राजकोट हमने घूम लिया, लेकिन वहाँ से हम फ्लाइट ले लेंगे। ठीक है जी, अब आपको बाय बाय कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपने पसंद किया होगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से हमको 12 किलोमीटर आगे देवलिया पार्क के लिए जाना है। हमारे साथ गाइड है नसीम जी और आपका नाम है रवि। चलो आओ रवि जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस समय हम 3 लायन देख रहे हैं केवल 50 मीटर के डिस्टेंस से। वो देखो सामने तीनों आराम कर रहे हैं।